नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा जो 8 है उसकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास उसका पाठ 4 कृषि आज हम वो पूरा करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले इसमें निर्वाह कृषि पढ़ी थी कि निर्वहन के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए कैसे कृषि की जाती है, और आज हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक कृषि के बारे में। तो एक बार थोड़ी सरसरी निगाहों से हम लोग निर्वाह कृषि के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि कृषि क्या होती है। ठीक है, और हम लोग शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो का जो महत्व है और वीडियो का जो ज्ञान है वो आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दिशा, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। यह निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि है। तो निर्वाह कृषि हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने गहन निर्वाह कृषि, इसमें क्या होता है कि किसानों के पास छोटे भूखंड होते हैं जिसमें वो खुद के औजारों से और अधिक श्रम से खेती करता है। ठीक है, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेत में एक वर्ष से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाता है वो। चावल मुख्य फसलें होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल आदि शामिल होते हैं। और गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि होती है, जिसमें जलवासी पशुचारण शामिल होता है। मतलब स्थानांतरित कृषि में मैंने आपको बताया झूम खेती होता है कि जो जनजातीय समुदाय होते हैं वह क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, और क्योंकि वह उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है तो वह जंगल में जाते हैं और एक क्षेत्र में वहाँ को साफ करते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों को, और वहाँ पे अपने लायक खेती करते हैं और कुछ साल तक खेती करते हैं। जब वह उसकी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो उसे कुछ सालों के लिए फिर वह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वह एक झूम खेती का प्रकार है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन खेती भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वह क्या करते हैं, अपनी निर्वाह कृषि के अंदर ही स्थानांतरित कृषि करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि चलवासी पशुचारण, मतलब उसी प्रकार से जो जिनके पास बहुत सारे, आपने देखे होंगे आदिवासी या जनजातीय क्षेत्र के लोग, कबीले वाले, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, वो बहुत सारे जानवरों को एक साथ लेके चलते रहते हैं और वह उनका भी कोई स्थायी घर नहीं होता, तो वह ऐसी एक बेल्ट में चलते रहते हैं। और जो उनके पास जीव जंतु होते हैं, जैसे ऊँट हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, मवेशी हो गई, उनके ऊन वगैरह, उनके दूध, उनका मांस, उनकी और जो चीज़ें होती हैं उनसे उनको बेच के अपने थोड़ा बहुत सामान खरीदते हैं। तो उस प्रकार से वह चलवासी पशुचारण उसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि मध्य एशिया के भारत में कुछ भागों में, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये सब प्रचलित है। और इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ठीक है, और ये पशुचारक जो होते हैं उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, ये जो पशु होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आइए आज हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किए जाते हैं। अब देखो भैया, शब्दों के अंदर ही बात है सारी। ठीक है, निर्वहन जो खेती थी, निर्वहन कृषि के अंदर अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो व्यक्ति, किसान या जनजातीय क्षेत्र के लोग या वह लोग जो शहरी क्षेत्रों में नहीं रहते, मतलब जो लोग गाँव में रहते हैं, वह निर्वहन कृषि अपने लिए करते हैं कि सिर्फ अपने उनका जीवन का निर्वाह हो। लेकिन वाणिज्यिक कृषि में बेचने के लिए, विक्रय का अर्थ क्या होता है, बेचना, और क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना। क्रय विक्रय आपने सुना होगा। ठीक है, ये हो गया क्रय। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या करते हैं, बेचने के लिए इन सब चीजों का उत्पादन करते हैं, मतलब इनको पैदा करते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। कैसे, देखिए, अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर होते हैं, बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, उनके बाद ट्रैक्टर भी होते हैं, क्योंकि हाथों से, हलों से काम नहीं हो सकता। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है।
4.5 में आप देखो, यह है गन्ने की रोपण कृषि, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि भैया इसका अर्थ क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है, और आपका रोपण कृषि क्या होती है, ठीक है। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। मैंने उस दिन समझाया था आपको, वाणिज्यिक का अर्थ होता है फाइनेंशियल, कमर्शियल, ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटी होगी, मतलब पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, पैसे का लाभ कमाने के लिए वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती है, आपको याद रखना, ठीक है। इसी के अंदर ही आपको आ जाएगा कि भैया अगर ये आगे के वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है, तो आप इसी में बोल सकते हो कि भैया जो वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं उसके लिए उगाई जाती है। और इसमें मुख्य क्या है, गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, आपको पता है उत्तर अमेरिका कहाँ पे है, ठीक है। यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर सबसे ज्यादा कृषि मृदा पाई जाती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? अब आप बोलोगे कि भैया जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आप समझ लो ये पृथ्वी है ये, ठीक है, और ये ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये पूरा आपको जो मैंने अभी ये जाल बनाया है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। यहाँ वर्षा ज्यादा होने के कारण, यहाँ पर वर्षा ज्यादा होने के कारण जो भूमि की जो लिंचिंग होती है, भूमि का मृदा का क्षरण होता है, ठीक है। मृदा जो है वह उसके अंदर का जो पोषक तत्व होता है वह पानी के साथ बह जाता है, इसलिए उन क्षेत्रों में इतनी ज्यादा कृषि नहीं की जाती है, ठीक है। कृषि करने के लिए भूमि की उपजाऊ शक्ति होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कि मुख्यतः नदियों द्वारा लाई गई गाद से होता है, ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से होता है, ठीक है। इसलिए शीतोष्ण घास के जो मैदान है वह वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए प्रमुख क्षेत्र है। मैंने आपको बता दिया, गेहूं और जो मक्का है, मक्का आपको पता है भुट्टा आप लोग खाते भी हैं घर पे, ठीक है। तो हाँ एक सेकेंड, ठीक है, वह इसके अंतर्गत आता है और शीतोष्ण घास के मैदानों में सबसे ज्यादा यह उगाई जाती है, ठीक है। तो अब आपको पता भी है, अब आप ये भी समझ सकते हो कि भैया जो शीतोष्ण है वह भारत के अंदर भी है, काफी इलाका जो है वो शीत और उष्ण, मतलब ठंडा और गर्म है। मतलब जैसे दिल्ली का आप देखोगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कैसा, शीतोष्ण क्षेत्र आप बोल सकते हो। क्योंकि भैया वहां पे क्या है, वहां पे ठंड और गर्मी दोनों है, ठीक है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं, ठीक है। विरल आबादी क्या होती है भैया, कि कम होती है, ठीक है, बिरले मतलब कम होती है, और सैकड़ों हेक्टेयर फार्म वाले होते हैं, बड़े क्षेत्र, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। वाणिज्यिक कृषि की बात हो रही है यहाँ पे, गहन निर्वाह कृषि की बात नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में, भारत के जो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उसमें आधे लोग तो सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए ही कृषि करते हैं, उनके पास कोई बहुत बड़े बड़े इलाके नहीं है। लेकिन अमेरिका के अंदर सैकड़ों हेक्टेयर की जगह होती है जहाँ पे बड़े बड़े फार्म होते हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि भैया वाणिज्यिक कृषि कहाँ कहाँ होती है, किस क्षेत्र में होती है, और वहाँ पे कैसे कैसे इलाके होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी उसके अंदर फसलें उगाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित कृषि को, ठीक है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अब भैया सीधी सी बात है, मिश्रित कृषि यहाँ पे मिली जुली खेती की जाती है। एक खेती तो भैया भोजन के लिए की जाती है और एक चारे के लिए। किसके चारे के लिए भैया? कौन चारा खाता है? पशुधन चारा खाते हैं, ठीक है। पशुधन का अर्थात है भेड़, बकरियां, ठीक है, गाय, भैंस, जो हमारे पशुधन है, ठीक है, उनके लिए, उनको पालने के लिए चारे की फसलें उगाई जाती है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूरोप के भागों में, क्योंकि यूरोप में आपको पता है बहुत दूध उत्पादन करते हैं लोग, ठीक है। यूरोप में है बहुत छोटा सा एरिया,
लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, ठीक है, और काफ़ी उद्योग धंधे भी विकसित हैं। तो भैया वहाँ पे दूध भी चाहिए, डेयरी उद्योग है वहाँ बहुत बड़ा, ठीक है, वहाँ पे बहुत और भी बहुत सारे मत्स्यन हैं, अंगूरों की, सेबों की, इस प्रकार की बहुत सारी कृषि होती है वहाँ पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की। तो यूरोप में, आपने यूरोप में वाणिज्यिक कृषि भी देख ली और मिश्रित कृषि भी देख ली। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आपने देख लिया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भागों में मुख्यतः मिश्रित कृषि होती है, ठीक है। तो मिसिसिपी और मिजूरी 2 नदियां हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में, और 5 बड़ी लेक है, ठीक है। कौन कौन सी है, ठीक है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ऑन्टारियो, ठीक है। तो 5 झीलें हैं, बहुत बड़ी ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, और बहुत सारा और भी बहुत सारा इलाका है। तो बहुत सारी वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के अंदर आता है। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है मिश्रित कृषि। अब आगे भी है रोपण कृषि। क्या होती है रोपण कृषि, देख लेते हैं। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। क्या? रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है, जहाँ चाय, ठीक है, चाय आप डायरेक्ट तो खा नहीं लेते, लेकिन चाय का बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको पता है। कहवा मतलब कॉफी, काजू, रबड़, केला, कपास, कपास जिसे कपड़ा बनता है, आपने पढ़ा हुआ है ये, एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहत बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादों का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। मतलब उत्पादों का जो प्रसंस्करण होता है, जैसे भैया अब भाई कपास से कपड़ा भी तो बनाओगे, ठीक है, और जैसे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कहवा है, तो कहवा सीधे नहीं मिल जाता, कहवे का बीज होता है, बीज से वो निकालते हैं, ठीक है, या केला है। तो ये जो फसलें हैं, इन जो फसलों के अंदर, ठीक है, रोपण कृषि में आप गन्ना भी आता है, ठीक है, या गन्ने से आपको पता है क्या बनता है, क्या बनता है गन्ने से, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए या उसके लिए उसके खेत के पास में निकट कारखानों में ही उसका प्रसंस्करण, उसका परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता भी होती है। भाई खेत से तो लेके जाना पड़ेगा ना, तो सड़कें भी चाहिए और ट्रैक्टर ट्रोला ये सब भी चाहिए, ठीक है, और बैलगाड़ी, या अगर छोटा क्षेत्र तो बैलगाड़ी वगैरह भी चाहिए। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भारत को पता है बहुत बहुत बड़ा है, उसका 30 डिग्री तो आपका पूर्व से पश्चिम और इतना ही दक्षिण, उत्तर से दक्षिण है। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कर्क रेखा भी गुजरती है। तो नीचे के इलाके में आप देखोगे कि भैया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, पूरी गर्मी रहती है। ऊपर के इलाके में भैया बर्फ भी पड़ती है। मुख्य फसलें, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की पूर्ति करती है। फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की पूर्ति करती है, ठीक है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं, और जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। आपको ये पेय मतलब पीने वाली, तो चाय और कॉफी से हम लोग चाय कॉफी पीते हैं ना, खाते थोड़ी ना है। और जूट और कपास जो है वो रेशेदार है, उससे हम रेशे बनाते हैं, कपड़े वपड़े बनाते हैं। खाने के लिए गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा ये सब इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग में बढ़ती है। चावल के लिए आपको पता है बहुत पानी लगता है और जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है, गर्मी भी चाहिए, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः यह होता है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दिशा जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें भी उगाई जाती है, ठीक है। अनुकूल भैया जलवायु होगी तो भैया चावल की 2-3 फसल भी उगा देते हैं। ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं, बंगाल, बांग्लादेश वगैरह, ठीक है, इसलिए वहाँ पे इतने चावल उगते हैं, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि जो उनका मुख्य फूड है वह
मछली और चावल है। ठीक है। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। आपको पता है भैया, खरीफ और रबी। तो आपको पता है कि गेहूं जो है वह किसकी फसल है? रबी की फसल है। ठीक है, ठंड की फसल है। तो ये आपको याद रखना। ठीक है। ये रहा भैया गेहूं के काटने के लिए, देख लो भैया कितने बड़े बड़े मशीन औजार लेके आए हुए हैं। ठीक है। ये लेकिन भारत में ऐसे बहुत कम जगह पे मिलेंगे आपको, ज़्यादातर ये यूरोप और अमेरिका के देशों में मिलता है। ठीक है। मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मतलब बालू वाली मृदा में उगाई जाती है। ठीक है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जवार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ठीक है। मिलेट फसलें कौन सी होती है भैया? मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या होता है? जवार, बाजरा और रागी। ये आपको याद रखना है। भारत में उगाया जाता है नाइजीरिया में, चीन में, नाइजर। ठीक है। चीन तो आपको पता है एशिया में, भारत भी एशिया में। ये दोनों के बारे में बताना भैया, ये दोनों कौन से देश में, ये दोनों कौन से महाद्वीप में आते हैं। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मध्यम तापमान की, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुप्रवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता भी होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, भारत, कनाडा और मेक्सिको में उगाया जाता है। भैया देख लो, भारत के अंदर आप देख लो कि बहुत सारी चीजें उगाई जाती है। अभी देखना कपास में भारत की बात आएगी। ठीक है। इसकी वृद्धि के लिए, कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, ज्यादा वर्षा नहीं, कम वर्षा, हल्की वर्षा चाहिए। 200 से 210 पाला रहित दिन भी चाहिए। मतलब भाई ऐसा भी चाहिए। ये जो प्रश्न है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न, ये जो 200 से 200 पाला रहित, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न यूपीएससी के लेवल के प्रश्न है, जो कि आपकी 8th क्लास के अंदर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। अभी से अगर पढ़ने लग गए तो आगे चल के बड़ी आसानी होगी। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, देखिए फिर से भारत आया ना, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, कपास की खेती। पटसन, इसको सुनहरा रेशा, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है। सुनहरा रेशा, बोरे वगैरह बनते हैं ना, आपको पता है, जूट। कॉफी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और फिर भारत है। ठीक है। भारत का तीसरा नंबर है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। चाय, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुप्रवाहित धूमिल मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता भी होती है। ठीक है। अभी आपने क्या देखा यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे भी आपने ढाल की बात देखी थी। ब्राजील में पर्वतीय ढाल की अधिक उपयुक्त कॉफी में पर्वतीय ढाल की अधिक उपयुक्त होती है, लेकिन क्या कहते हैं, चाय के अंदर थोड़ी मंद ढाल चाहिए। तो आपको पता है मंद ढाल हमारे असम वगैरह के अंदर है, वहाँ पे हम लोग उगाते हैं चाय सबसे ज़्यादा, दार्जिलिंग वगैरह में। ठीक है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्याओं में श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है। तो मुख्यतः हाथ से ज़्यादातर ये काम होता है। फिर देखो कृषि का विकास आ गया। कृषि का विकास को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, जिसमें हमने वाणिज्यिक कृषि के बारे में पढ़ा और उसमें भी इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ा, मुख्य फसलों के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आप वीडियो को आराम से दोबारा रिवाइंड करके आराम से देख लेना। 2-3 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगी, एक बार से समझ में इतनी जल्दी से नहीं आएगा। फसलें हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो आप पढ़ लेते हो ना, उसको आप रिवाइज करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, उनसे बात करो। बात करते करते आपको धीमे धीमे याद आ जाएगा। भैया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चावल उगाया जाता है। ठीक है। भारत का ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है। भैया ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है।
कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए, आपको धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। और घर में रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। आज जो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आज के दिन ईद है, तो ईद की सबको हाल दिल मुबारकबाद। और मैं ये बोलूँगा कि खुदा सबको सलामत रखे, ऊपर वाला सबको सलामत रखे। आज अक्षय तृतीया भी है और साथ में संभाजी महाराज की जयंती भी है और परशुराम जयंती भी है। तो आज बहुत सारे ये आज उत्सव है एक तरीके से, लेकिन आज के समय में भारत उत्सव मनाने की स्थिति में नहीं है, आपको पता है। बहुत सारी जो हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ इतनी अच्छी भी नहीं हो पाई हैं और अभी सब लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, या तो स्वयं कुछ परेशानी है घर में, या उसके रिलेटिव्स में, या उनके दोस्तों में। तो हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि माँ ऊपर वाले ईश्वर उन सबको ठीक कर दो, और जो ये समस्या पूरे विश्व में आई है इसको आप समाप्त कर दो, ठीक है। तो आप घर पे रहो, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको जैसा लगी वीडियो को आप लिखना, ठीक है। और उससे हमारा हौसला बढ़ता है। 200 तक वीडियो पहुंचाना आप, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी वीडियो चैनल के पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। कृषि का विकास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।